तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव सामग्री होता है उसे क्या कहा जाता है। तो बात करें दोस्तों, जो प्लाज्मा के अंदर जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो झिल्ली होती है, या ऐसे कहें कि जैसे कोई कोशिका है दोस्तों, क्या है, एक सेकेंड भाई। ठीक है दोस्त, जैसे मान लीजिए एक कोश ओ ठीक है, एक कोशिका है। तो देखिए, कोशिका दो तरह की होती हैं। हम बात करते, अगर जंतु की बात करें तो जंतु कोशिका जो होती है, और एक होता है दोस्तों पादप कोशिका। देखो, ये जंतु में जंतु कोशिकाएं, पादप में पादप कोशिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये अलग की चीज़ें हो गए, उसमें हम अभी ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले हैं। तो बात करेंगे, अब देखिए, एक होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है प्लाज्मा झिल्ली। तो जो हमारे जंतु कोशिका होती हैं, तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली मिलती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो ऑप्शन में दे रखा था है कि मतलब उसमें आपको पादप कोशिकाएं में जो होती हैं कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे दोस्त, तो उसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव। आप ऐसे कह सकते हो यार, जो झिल्ली है उसके अंदर हम जो द्रव भरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव किससे घिरा होता है, झिल्ली से। अगर जंतु कोशिका में झिल्ली भी पाई जाती है, सॉरी, झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में झिल्ली और जो कोशिका भित्ति है दोनों पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका केंद्रक की बात करेंगे दोस्तों, तो कोशिका केंद्रक की जो बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो कोशिका के सबसे अंदर जो है, ठीक है, कोशिका के सबसे अंदर एक, आप कह सकते हो, कोशिका केंद्रक पाया जाता है। जिसमें जो कोशिका केंद्रक होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं दोस्तों गुणसूत्र से। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम से। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसमें जो जेनेटिक लक्षण, जो जो जेनेटिक गुण पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में। बात करें कोशिका केंद्रक की खोज की, तो कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया था भाई, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की थी। तो ये बातें भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कोशिका केंद्रक की खोज किसने, अच्छा, कोशिका केंद्रक जो होता है, हमने बता दिया दोस्तों कि जो भी आनुवांशिक गुण होते हैं वो कोशिका केंद्र में ही समाहित होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोशिका द्रव्य, हमने बता ही दिया। कोशिका द्रव्य के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, देखिए, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, लवक होते हैं। मतलब जंतु पादप कोशिका की बात करें तो ये तो सारी चीज़ें कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव में ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए, चूंकि एक ही क्वेश्चन पर अगर हम पूरा टाइम दे देंगे तो होगा क्या कि जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्रोपाइन का सूत्र क्या है। अब देखो भाई, जो एल्केन है,
ठीक है। एल्केन का जो सूत्र होता है भाई, एल्केन, एल्केन ये होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसी तरह जो एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का जो सूत्र होता है ये होता है दोस्त CnH2n, बस होता है। क्या होता है? CHH2n होता है। और जो एल्कीन का सूत्र होता है मेरे भाई, एल्कीन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है दोस्त। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, एक सेकेंड गलती हो गया दोस्त, है ना, ये आपका एल्कीन का सूत्र ये हो जाएगा और एल्काइन का ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, क्रॉस कर लेंगे या इसको हम कर ही लेते हैं भाई। चलो ठीक है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। अब बात समझो, ये सजाती श्रेणी है। ठीक है। एल्केन का सूत्र आप याद रखेंगे CnH2n+2। एल्काइन का बात करेंगे तो एल्काइन का जो सूत्र है CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n-2। और एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा है कि प्रोपाइन का रसायन सूत्र। देखो दोस्तों, जब कार्बन कार्बन कितना होता है? एक होता है, तो इसको बोलते हैं मेथ। जब कार्बन 2 होता है तो इसको बोलते हैं एथ। जब कार्बन 3 होता है तो इसको बोलते हैं प्रोप। जब कार्बन 4 होता है दोस्तों तो इसको बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं दोस्तों। जब कार्बन 5 होता है तो इसको बोलते हैं पेंट। अब देखो, आपसे पूछा है एल्काइन का, प्रोपाइन का सूत्र। किसका पूछा है भाई? प्रोपाइन का सूत्र। तो ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर प्रोपाइन के सूत्र में, तो प्रोप किस में आता है? कार्बन 3 लेते हैं। प्रोप के लिए हम लोग क्या लेते हैं? प्रोप के लिए लेते हैं कार्बन 3। अब जब कार्बन 3 लेंगे और यहाँ से अगर ध्यान से देखें आप, तो कार्बन 3 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो प्रोप का जो फार्मूला है, प्रोपाइन आइन, यहाँ पर देखो तो इस एल्काइन, तो एल्काइन के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था? एल्काइन के लिए हमने फार्मूला बताया था भाई, एल्काइन के लिए हमने जो फार्मूला दिया था वो दिया था CnH2n। ठीक है, CnH2n-2। अब ध्यान से समझो, तो एल्काइन आपसे पूछा है भाई प्रोपाइन का। किसका पूछा है? प्रोपाइन का। प्रोप के लिए क्या होता है मेरे भाई? तो प्रोप के लिए होता है कार्बन 3। प्रोप के लिए कार्बन क्या होता है? 3 होता है। अब इस वाले, अब यहाँ पर एच कितना होगा? तो यहाँ पर 2n-2 है, तो 2 × 3 - 2 कर दो, यानी हो जाएगा 6 - 2 यानी 4। समझ रहे हो? कार्बन 3 और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो कार्बन 3 होना चाहिए और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। तो CH3 4 जो होगा, यही क्या होगा? फार्मूला होगा किसका? प्रोपाइन का। तो ऑप्शन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? यही राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्त, ओके। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। देखिए भाई, एक होता है भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक होता है अपचयन अभिक्रिया होता है। अब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो याद रखेंगे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया को दिखाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर देखें तो यमन की अगर संयोजकता की बात करेंगे, ठीक है, यमन के ऑक्सीकरण संख्या की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका 4 हो रहा है। यहाँ पर देखो तो Cl2 के साथ इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया ना,
यमन, ठीक है, यमन से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आपको पता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है दोस्त। देखिए ये बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। अभी तक आप इतना याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ध्वनि की क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्रफल से, ठीक है। तो इकाई जो क्षेत्रफल है इससे एक सेकेंड में जितनी, ठीक है, जितनी ध्वनि ऊर्जा की मात्रा गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता। अगर ध्वनि की तीव्रता की हम बात करेंगे मेरे भाई, एक सेकेंड दोस्त, क्या हो गया यार, ध्वनि की तीव्रता की हम बात करेंगे तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है, मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों वाट मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ये भी पूछ लेता है दोस्तों, किसका मात्रक क्या है, तो आप कह सकते हो वाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है, ठीक है भाई, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है ए स्क्वायर, यानी आई जो प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर। जो ए स्क्वायर है क्या है, आयाम है, ठीक है। तो अगर आयाम जितना अधिक है भाई, ठीक है, कम आयाम जितना अधिक है उसकी जो प्रबलता है उतना ही अधिक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रतिध्वनि क्या होती है, तो आपको पता है दोस्तों प्रतिध्वनि क्या हो जाएगी, जो प्रतिध्वनि होती है मेरे भाई वो होता है जब कोई ध्वनि जो है, आप कोई ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर वही ध्वनि किसी दीवार से या किसी से टकरा करके पुनः हमको ध्वनि सुनाई देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है दोस्त। क्या बोलते हैं उसको, तो प्रतिध्वनि बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। और देखिए भाई, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया दोस्त ये है कि मानव शरीर में जो भोजन है, ठीक है भाई, मानव शरीर में जो भोजन है एक सतत नलिका से होकर गुजरता है, जो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है आपसे ये पूछा है। तो आपको पता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है दोस्त, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो वह जो भोजन है कहाँ से होकर गुजरता है, इसको इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको देखो भाई, भोजन जो है सबसे पहले हम कहाँ, मुख गुहा इसको आप कह सकते हो, मुख गुहा, ठीक है दोस्त। तो भोजन कहाँ जाता है, सबसे पहले मुख गुहा में जाता है, ठीक है। मुख गुहा, मुख गुहा से कहाँ दोस्तों, ग्रास नली से होते हुए अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर आपका मलाशय और फिर गुदा तक पहुँच जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये पूरा प्रोसेस है भोजन से। देखिए सब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से मतलब आरंभ हो जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन जो है कहाँ से आरंभ हो जाता है, तो देखिए याद रखिएगा, जो भोजन का पाचन है वो आरंभ हो जाता है कहाँ से, तो मुख गुहा से, यानी मुख से ही आरंभ हो जाता है, समझ रहे हैं। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है, तो मुख से ही भोजन का पाचन क्या होता है, आरंभ हो जाता है, याद रखेंगे। तो जो भोजन है, ठीक है, वह कैसे मुख गुहा से जाता है, ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं भाई। मुख गुहा, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा,
सबसे पहले जाएगा भोजन मुख गुहा में। उसके बाद मुख गुहा से कहाँ जाएगा दोस्तों, तो ग्रास नली में। ग्रास नली की जो लंबाई है दोस्तों ना 15 सेमी होती है। ठीक है, एक 15 सेमी लंबी एक नली होती है। ये जो ग्रास नली है, इससे जो भोजन है दोस्तों कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। अमाशय से जो भोजन है कहाँ जाएगा दोस्त, तो अमाशय से भोजन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी, अच्छा, जो भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, ये बात आप भी याद रखेंगे कि आपसे पूछ लेगा कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। अब भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो भाई बड़ी आंत में होता है। ठीक है, बड़ी आंत में होता है। आप समझ रहे हो, बड़ी आंत में होता है। उसके बाद दोस्तों भोजन कहाँ चला, उसके बाद जो है बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो अवशोषित हो जाती हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मलाशय में। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ चले जाएंगे भाई, तो मलाशय में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मलाशय से कहाँ, गुदा तक चले जाएंगे। और यहाँ से फिर क्या हो जाता है भाई, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरे भोजन की जो है प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है भाई, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो भोजन किस तरह से हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है इसके बारे में। तो यहाँ का इसका अगर मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है, जो शुरू कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे शुरू होता है मेरे भाई मुख गुहा से। कहाँ से होता है, मुख गुहा से। तो हमने बता दिया ना कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सब भोजन का जो संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है दोस्तों कहाँ पर, तो छोटी आंत में। अमाशय से एक क्वेश्चन याद रखेंगे भाई, अमाशय में तो एक अम्ल निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को अम्लीय बनाता है। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें के साथ कुछ बहुत थोड़ा बहुत कीटाणु भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब उन कीटाणुओं को क्या करता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उन कीटाणुओं को मारता है मेरे भाई। ठीक है, अम्लीय बना लेता है, जिससे कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। फिर इस भोजन को बाद में पित्त रस मिला करके इसको क्षारीय बनाया जाता है। तो ये बात समझिए। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, है ना। ठीक है भाई, ओके, आगे चलते हैं और आगे से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखो भाई, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिनकी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आयरन। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। आयरन जो है Fe, देखिए आयरन को हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अच्छा, हालांकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता कौन करता है, तो आयरन करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह आयरन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने में भी क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। तो बात समझ रहे हैं, ऑक्सीजन के परिवहन में भी सहायता करता है। ठीक है, और आयरन की कमी से एक रोग होता है दोस्तों। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया जो नामक रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ जानकारी हैं जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, बात करें कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों, तो जितने भी मीठी चीज़ें होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं जो मीठी होती हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज ये प्राकृतिक में सबसे मीठा जो है कार्बोहाइड्रेट है। फाइबर जो है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, हमारे शरीर को जो फाइबर है ना दोस्तों, वो पचा नहीं पाता है। बात समझ रहे हैं। और ये फाइबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हरी साग सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है, जो
अल्सर बीमारी होती है ना, अब जैसे अल्सर मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अल्सर जो बीमारी होती है, ठीक है, आपको पता है कि क्या बोलते हैं उसको यार, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो फाइबर जो है हमारे पाचन क्रिया में भले ही नहीं पचता है, लेकिन पाचन क्रिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ये खुद तो नहीं पचता है, लेकिन पाचन क्रिया में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये बात भी आप याद रख पाओगे। यहाँ बात करें दोस्तों, तो निम्न में से किस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है 33 है, इस बात को समझेंगे। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? तो जो आर्सेनिक है ना मेरे भाई, आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक है वो 33 है। बात करें दोस्तों बेरिलियम की, तो जो बेरियम है ना दोस्तों, नियान का तो 9 हो गया मेरे भाई, नियान का, सॉरी नियान का तो 10 होगा, नियान का परमाणु क्रमांक 10 हो गया। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 हो गया। बेरियम की बात करेंगे दोस्तों, तो बेरियम की मेरे हिसाब से ये 54 होगा, जहाँ तक मेरी आशा है। ठीक, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए दोस्तों। बात करें अगर, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, देखिए आर्सेनिक जो है ना एक उपधातु है, क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन भी एक उपधातु है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, सिलिकॉन जो चिप होता है ना, चिप, चिप बनाने में किस उपधातु का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है SI और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो ये भी बात आप, नियान जो है दोस्तों क्या है, आपको पता होना चाहिए। नियान एक अक्रिय गैस है, क्या मेरे भाई, अक्रिय गैस, ठीक है। तो अक्रिय गैस उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, है ना, आर्गन हो गया, नियान हो गया, ये सारे क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। आयोडीन आपको सबको पता है दोस्तों। आयोडीन का सबसे पहले बात देखिए, आयोडीन का उपयोग दोस्तों कैंसर में भी होता है, कैंसर के इलाज में भी आयोडीन का उपयोग करते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, आयोडीन की कमी से हो जाएगा घेंघा रोग, ये भी बात याद रखेंगे, है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। चलिए, हमने बता दिया आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, ठीक है। अच्छा, एक रोग होता है पारे की कमी से, तो पारे की कमी से रोग होता है दोस्तों इटाई इटाई, ठीक है। इटाई इटाई को जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? पारे की कमी से होता है, ठीक है भाई। और एक रोग होता है लेड की कमी से, लेड की कमी से, तो जो मीन माता रोग है ना, मीन माता रोग है, ये शीशे की कमी से होता है। तो ये कुछ रोग, अच्छा एक रोग होता है दोस्तों नाइट्रेट की कमी से, एक रोग होता है दोस्तों नाइट्रेट, इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम रोग है दोस्तों, वो नाइट्रेट की कमी से होता है। तो ये कुछ रोग हैं दोस्तों जो आपको जानने चाहिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। पोषक की वह विधि जिसमें, पोषक की वह विधि जिसमें जीव जो है मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, कौन सा पोषण कहलाता है? तो याद रखेंगे, मृत तत्व से कर रहे हैं तो मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? मृत जीवी। तो जो कवक होता है दोस्तों ना, कवक, ये भी क्या है, एक मित्र जीवी है। बाकी स्वपोषी आपको जानवर करते हैं, परपोषी वो भी आप जानते ही हैं,
ठीक है। स्वपोषी जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। परपोषी जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं भाई, पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसमें हम लोग भी आ जाते हैं परपोषी, हम लोग भी तो दूसरे पर निर्भर करते हैं दोस्तों। हम लोग भी तो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। समझ रहे हो? ठीक है भाई। यहाँ पर देखो, तो फास्ट फूड अक्सर वसा और किससे भरा होता है? तो देखो, जब भी हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, आजकल फास्ट फूड का कल्चर चल रहा है, ठीक है, तो फास्ट फूड जो भी हम लोग खाते हैं मेरे भाई ना, फास्ट फूड, इसमें सिर्फ क्या होते हैं भाई, वसा होता है ना, जिससे मोटापा बढ़ने की खतरा होती है। हमने तो छोड़ दिया दोस्तों फास्ट फूड खाना, है ना। आप भी लोग छोड़ दो देखो। और सबसे पहली बात दोस्तों, जो फास्ट फूड में क्या होता है यार, वसा तो वसा तो भरा रहता है ना लेकिन जिसको हमें आवश्यकता होती है, हमें किसकी आवश्यकता है भाई? कैलोरी की आवश्यकता है, हमें ऊर्जा ख़त्म करना है ना भाई। हम काम करेंगे तो हमको कैलोरी चाहिए ना, तो हमें कैलोरी तो यहाँ जीरो मिलेगा और वसा ज़्यादा मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से दोस्तों ये रिक्त कैलोरी होता है इसमें, फास्ट फूड में। खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ हमको स्वाद की पूर्ति होती है। कैल्शियम की बात करें, आपको पता है कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ क्या हो जाती हैं भाई, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो हड्डी क्या हो जाती है, कमज़ोर होती है नहीं। हेड हड्डी में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे, जो हड्डी होता है, जो अस्थि होती है ना, अस्थि होती है, तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 20 होता है। फास्फोरस का कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। तो ये भी चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूने के पानी में निकलने में से कौन सा क्षार पाया जाता है? बात करते हैं चूने के पानी की। अगर हम चूने की पानी की बात करेंगे दोस्तों, तो चूने का पानी का मतलब क्या है? देखो, चूने का पानी का मतलब है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको तो चूने का पानी कहते हैं। इसी को दोस्तों, इसका दूसरा नाम है दोस्तों, तो चूने के पानी में निकलने से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने के पानी में। ठीक है, इसका नाम हो दोस्तों, एक है बूझा चूना, बूझा चूना, है ना। अगर ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड की बात होती दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना और इसको बिना बुझा हुआ चूना। होता है क्या दोस्तों, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और फिर दोस्तों हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे मेरे भाई, किस प्रकार के घर्षण को स्वसंयोजन बल माना जाता है? तो किस प्रकार के घर्षण को स्वसंयोजन बल मानेंगे? तो जो अस्थैतिक घर्षण होता है दोस्तों, अस्थैतिक घर्षण कब काम करता है? जब कोई वस्तु रुका होता है, मतलब रुका हुआ है, मतलब उसमें एक तरह से जो घर्षण है ना, वो खुद बल लगा के रुका हुआ है, तो इस स्वयं संयोजन बल अस्थैतिक घर्षण में पाया जाता है। ठीक है, गतिज घर्षण, जब कोई वस्तु गति कर रही हो, है ना, जब कोई वस्तु गति कर रही हो, तो उस समय जो घर्षण लगता है ना, उस उसे हम लोग बोलते हैं गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण। देखो, जैसे कार चल रहा है, कार चल रहा है ना, तो कार की गति के कारण एक बल लग रहा होगा ना, तो उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों गति, मतलब कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो बल, जब जो विरोधी बल काम करेगा। आपको पता है घर्षण बल हमेशा क्या होता है, गति का विरोध करता है, तो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है दोस्त, तो अच्छा, लोटनी घर्षण क्या होता है? तो जब कोई चीज़ को आप लुढ़का रहे हो, है ना, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर को आप लुढ़का रहे हो,
तो सिलेंडर को जब लुढ़का रहे हो ना इस दिशा में, तो घर्षण इस दिशा में लग रहा है, समझ रहे हो, तो ये लोटनिक घर्षण कहलाएगा। तो जब कोई वस्तु लुढ़क रही है, ऐसे समझो, जब कोई वस्तु लुढ़क रही है ना, तो उस समय जो घर्षण काम कर रहा होगा उसे हम लोटनिक घर्षण कहेंगे। आगे चलेंगे। कहा जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए, है ना, किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर जो विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो आई प्रोपोर्शनल भी होता है ना, आई प्रोपोर्शनल भी होता है, ठीक है। ये कौन सा नियम है? तो सबको पता है दोस्तों, ये ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम है। ओम नियम का क्या कहता है दोस्तों कि अगर किसी चालक के सिरों पर जो लगा हुआ विभवांतर होता है ना, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब विभवांतर आप जितना अधिक लगाओगे उसमें धारा उतना अधिक बहेगा। यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, V बराबर आई, भी आर बराबर V अपन आई निकलता है, जहाँ आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। अच्छा, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है? याद रखेंगे, ओम के नियम के अनुसार ये चीज़ें होती हैं, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। पास्कल किसका मात्रक है भाई? तो याद रखोगे यार, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें आई का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक, ये क्या होता है मेरे भाई? तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अच्छा बताओ, धारा के मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? अमीटर। अमीटर। और वो विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे उससे हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हो? तो श्रेणी क्रम में लगाते हो। और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हो? तो याद रखना, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। इसी को हम लोग पार्श्व क्रम भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, समांतर क्रम में, इसी को हम लोग पार्श्व क्रम भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने चाहिए। ठीक है भाई, है ना? ओके। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और समझो, जो अमीटर होता है मेरे दोस्त ना, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो जितना कम रहेगा उतना ही बेटर होगा, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वो उतना अधिक होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि एक आदर्श जो अमीटर होता है, रियल में आदर्श नाम का कोई चीज़ होता नहीं है मेरे भाई, लेकिन एक आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो शून्य होता है। और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इन्फिनाइट होता है। तो ये बात भी याद रखेंगे आप, है ना? ये बात भी आप याद रखोगे, है ना दोस्त? ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है मेरे भाई कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो चुंबकीय जो फ्लक्स है दोस्तों, अच्छा देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अलग है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो तो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है। हेनरी किसका मात्रक है? तो जो चुंबकीय प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व, इसका मात्रक क्या है? हेनरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फैरड किसका मात्रक है? फैरड। तो जो आपकी धारिता होती है, क्या होती है भाई? कैपेसिटी, है ना? धारिता का जो मात्रक क्या होता है मेरे भाई? फैरड होता है। जो टेस्ला है ना, यही मात्रक किसका है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। वेबर हमने बता दिया किसका मात्रक होता है मेरे भाई? तो वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। टेस्ला, अच्छा एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक टेस्ला बराबर होता है मेरे भाई 10 पे पावर 4 गॉस। अच्छा, एक गॉस जो है ना भाई, ये सीजीएस मात्रक होता है, CGS, है ना? और जो टेस्ला होता है यह एसआई मात्रक है। टेस्ला कैसी मात्रक है मेरे भाई? तो याद रखेंगे, टेस्ला एसआई मात्रक है। अब कुछ अन्य मात्रक की हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त।
है ना। कुछ अन्य मात्रक की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर बात करें तो हमने दाब के मात्रक बता दिए आपको। दाब का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इसी तरह बल का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन होता है। ठीक है भाई। कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक है, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड भाई, फोटो स्क्रीन कर लेते हैं। कार्य का जो मात्रक होता है मेरे भाई ना, वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें हम, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, जूल होता है। बाकी हमने बता ही दिया दोस्तों। धारा का मात्रक, अच्छा एक आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारे जितने भी मात्रक हैं दोस्तों, उस मात्रक को आपको याद करके रखना होगा, है ना। जितने भी फिजिक्स के जितने भी मात्रक हैं वो सभी मात्रक आपको याद रखने होंगे। ठीक है, पदार्थ की जो आणविक मात्रक होती है उसकी मात्रक, पदार्थ की, पदार्थ का आणविक मात्रा, मात्रा जो होता है दोस्तों उसकी बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई।